नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वयं प्रकाश जी की कहानी मंजू फालतू। स्वयं प्रकाश जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मंजू धुपिया। मंजू और नितिन रस्तोगी एक निजी कंपनी के कंप्यूटर विभाग में काम करते थे। मंजू डाटा एंट्री ऑपरेटर थी और नितिन सिस्टम ऑफिसर। कंप्यूटर उस समय आया ही आया था। उसके बड़े नखरे थे। कोबोल प्लेटफॉर्म पर काम होता था। सप्लाई ना मिले तो विद्युत विभाग के लोगों को बुलाना पड़ता था। यूपीएस भी बैठ जाए तो ट्रंक कॉल बुक करके 200 किलोमीटर दूर से उस कंपनी के सर्विस इंजीनियर को बुलाना पड़ता था, जिन्हें सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण का ठेका दिया हुआ था। डाटा, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, मेमोरी, कमांड आदि बड़े अबुझ लेकिन चमत्कारी शब्द थे। कंप्यूटर विभाग तब कंप्यूटर विभाग ही कहलाता था, आईटी वगैरह तो नहीं। इंटरनेट और विंडो वगैरह की तो कोई कल्पना ही नहीं थी। प्रोग्राम लिखना एक चमत्कारिक काम माना जाता था। इन लोगों की बड़ी पूछ थी। जनरल मैनेजर भी इनके काम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। दूसरों की ईर्ष्या के लिए तो यही पर्याप्त था कि ये दिन भर एसी में बैठकर ऐश करते हैं, जबकि हम धूप, धूल, गर्मी और पसीने से हलकान होते रहते हैं। काम के सिलसिले में अक्सर शाम को देर तक रुकना पड़ता था। कैंटीन से समोसे कचौड़ी मंगा लेते थे। दूसरा सारा स्टाफ जा चुका होता था। हाथ बड़ी समस्या को सुलझाने में जुटे रहते थे। मंजू नितिन की कुशलता की मूक प्रशंसक थी और नितिन मंजू की लगन, मेहनत और कभी न थकने और कभी किसी की शिकायत न करने जैसे गुणों का प्रशंसक था। जिस दिन स्टाफ की गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाती, नितिन उसे घर तक ड्रॉप कर जाता। लेकिन कभी उसने बॉस और माताहत की पतली पारदर्शी दीवार में सुराख बनाने की कोशिश नहीं की। मंजू को कभी नहीं लगा कि वह नितिन की उपस्थिति में असुरक्षित है। फिर जैसा कि हो सकता है और होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार करने लगे। और एक दिन मंजू के स्क्रीन पर नितिन का प्रस्ताव आ गया, मुझसे शादी करोगी? और उसने एकदम सहज भाव से जवाब दे दिया, ओके। और मित्रों सहकर्मियों की उष्मा भरी उपस्थिति में एक दिन दोनों की शादी हो गई। मंजू श्रीमती रस्तोगी बन गई और नितिन की कार की डिक्की में भरकर उसका सामान नितिन के घर आ गया। नितिन के माँ बाप जम्मू में थे। बाप रिटायर्ड ब्रिगेडियर। वह 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। शादी के मामले में ऐसा एडवेंचर उसके एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन पहले ही कर चुके थे, इसलिए वहाँ यह कोई पहाड़ गिरने जैसी बात नहीं थी। ट्रंक कॉल से सूचना दे दी गई और आशीर्वाद मांग लिया गया। माँ की पुत्र बताना तो था, फोटो तो भेज देता। ऐसे खालिशनुमा के बाद उधर से ओके मिल गया। मंजू के माँ बाप थे नहीं, मामा मामी ने पाला था। मामा को लगा कहीं उनका परवरिश फेल तो साबित नहीं हो रही, जाने कैसा लड़का है। मामी ने सोचा अपने बच्चों की फिक्र करेगी इसकी। अब जैसा भी है, इसकी पसंद है तो शिकायत तो नहीं करेगी, खुद भुगतेगी। जैसा भी होगा, दान दहेज का भी खर्च बचा। इधर से भी इस तरह ओके हो गया। और यूं करीब 1.25 महीने की तैयारी में मंजू और नितिन पति पत्नी हो गए। नितिन ने 1-2 रूम का फ्लैट किराए पर ले रखा था, जो घर जैसा ही लगता था, कुंवारों के अड्डे जैसा नहीं। ना फर्श पर सिगरेट के टुकड़े, ना पलंग पर कपड़ों का ढेर, ना अलमारियों में कॉकरोच, ना रसोई में पूड़ों पुड़ियों में दाल मसाले। हर चीज व्यवस्थित और करीने से। वॉशिंग मशीन थी तो उसके पास ही दीवार से लटका एक बन्नी रैबिट, जिसकी तोंद में मैले कपड़े रखे जाते। डबल बेड था तो उस पर बेड कवर भी था। डाइनिंग टेबल थी तो उसमें वही डोंगे बर्तनों को ढकने वाली जालियां भी। नल की टोटी पर कपड़े की थैली सिली हुई। टॉयलेट में ब्रश और मॉप तो बाथरूम में एड़ी घिसने का पत्थर भी, लेकिन ड्रेसिंग टेबल नहीं थी। जाले साफ करने या पोछा लगाने की व्यवस्था नहीं थी। कपड़े सुखाने की रस्सी नहीं थी। अचार, चटनी, जैम, जेली नहीं थे। फूल नहीं थे। बीच के दरवाजों में पर्दे नहीं थे, लेकिन नहीं थे तो हो सकते थे। मंजू ने स्वरूप की बजाय संभावना पर गौर किया और खुशी खुशी ओके कर दिया। पर कुछ अजीब सा ही रहा। दोनों खुश थे, पर कभी कभी ऐसा लगता था जैसे दफ्तर ही उठकर घर चला है। एक बार तो संभोग के दौरान ही नितिन को दफ्तर की कोई आपात समस्या याद आ गई और दोनों उसी की चर्चा करने लगे और उन्हें खुद पर हंसी तक नहीं आई। दोनों जल्दी उठते, तैयार होते, जल्दी जल्दी नाश्ता करते और दफ्तर भागते। शाम देर से लौटते। चाय पीने के बाद मंजू बर्तन साफ करने लगती तो नितिन सब्जी काट लेता या पास की दुकान से ब्रेड अंडे ले आता। मंजू खाना बनाने में लगती
तो नितिन सलाद तैयार कर लेता या कल के लिए कपड़ों पर प्रेस कर डालता। खा पीकर एक दूसरे को बाहों में बांधे दोनों नींद में गुड़प हो जाते। टीवी था, पर कई कई रोज तक नहीं चलता। अखबार यदि सुबह पलटे नहीं गए होते तो अक्सर उनकी तह तक नहीं खुल पाती। रविवार तो और भी व्यस्त होता। मंजू झाड़ू पोछा करती तो नितिन दोनों के कपड़े धो डालता। घर की सफाई होती, राशन खरीदा जाता, खाना खाकर पूरी दोपहर डटकर सोया जाता और शाम को कोई आ जाता या किसी के घर चले जाते। दूसरे दिन से फिर वही कार्यशैली। मंजू कभी कभी सोचती कि शादी से क्या फर्क पड़ा, सिवाय इसके कि मामा के घर पर नहीं नितिन के घर पर रह रही है। दफ्तर वहां भी जाती थी, यहाँ भी जाती है। घर का काम वहां भी करती थी, यहाँ भी करती है। बड़े बड़े सपने ना वहां थे ना यहाँ। उसके जैसी लड़की गरम दाल भात या आरामदेह चप्पल जैसी चीज के आगे क्या सपने देखे। लेकिन नितिन का घर, तो क्या यह उसका घर नहीं? यह घर उसने नहीं बनाया। रेडीमेड कपड़े या खाने जैसा है। उसे मिल गया, फिट भी नहीं है। कहीं से ढीला है तो कहीं से फंसता है। ऑल्टर करने का टाइम भी नहीं है। करेगी कभी टाइम मिला तो। नितिन को जरूर लगता है कि शादी के बाद जिंदगी कुछ बदल गई है। मसलन खाना गर्म मिलता है, बिस्तर शेयर करना पड़ता है, हर समय ध्यान रखना पड़ता है कि घर में कोई और भी है। लेकिन और बाकी सब तो वही है, वैसा ही है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर थी। लगता था वे एक नई शैली के दाम्पत्य की ताकबेल रख रहे हैं। वह एक ऐसा घर बना रहे हैं जहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों कमाते हैं और दोनों हर जिम्मेदारी को बराबरी से शेयर करते हैं। दोनों बराबरी के हकदार होते हैं। ऐसा ही तो होना चाहिए। लेकिन एक दिन मंजू ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया। फिर तो सब कुछ बदल गया। ताज्जुब की नितिन को पहली चिंता मंजू की या घर की नहीं, अपने विभाग की हुई। मंजू दफ्तर में नहीं हुई तो काम कैसे होगा? क्या प्रबंधन उसके स्थान पर किसी और को नियुक्त करेगा? इसकी जगह जो आया, क्या उसमें भी मंजू जैसा समर्पण, निष्ठा, बगैर थके मेहनत करने और कभी किसी की शिकायत न करने का स्वभाव और मादा होगा? नितिन को नए सिरे से लगा कि मंजू उसके लिए अपरिहार्य है। मंजू के बगैर उसका काम नहीं चलेगा और मंजू जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अब भी मंजू दफ्तर आ रही थी और पहले की तरह काम भी कर रही थी। लेकिन नितिन न उसे काम बता पा रहा था, न दिए गए काम को आज ही पूरा कर देने का आग्रह कर पा रहा था। वह उसके हिस्से का काम भी दूसरों को देने या अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे मंजू विभाग की कर्मचारी नहीं, विभाग की मेहमान है, शौकिया काम कर रही है। जब मन उचट जाएगा तो चली जाएगी। वह रह रहकर मंजू के चेहरे ध्यान से देखता, कहीं थक तो नहीं गई, बार बार पूछता। थकान तो नहीं लग रही? मंजू सहज भाव से काम कर रही होती तो उसे लगता उसे थकान लग रही है, लेकिन यह बता नहीं रही। कई बार शाम 5 बजे ही काम छोड़कर उठ जाता। चलो चले, बाकी कल हो जाएगा। कभी जूस मंगा लेता, पूरे स्टाफ के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, सिर्फ मंजू के लिए। मंजू को अजीब सा लगता। नितिन की देखा देखी स्टाफ के दूसरे लोग भी उसके साथ नजाकत से पेश आते। मंजू कभी कभी झुंझला जाती। क्या दुनिया में कोई पहली बार कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देने जा रही है? यह तो रोज होता है, हर पल, पशु पक्षियों में भी। इसे भावुक होने की बजाय पढ़े लिखे की तरह वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता? और तो और बीच बीच में मामी भी घर आने लगी संभालने उसे और उसके घर को। हालांकि उनका संभालना, जब तक वह रहे उन्हें संभालो और फिर उनके संभाले को संभालो। बच्चा होने के बाद नौकरी छोड़ने का मंजू का इरादा न था न मन। वह तो 1.5 महीने की प्रसव पूर्व मैटरनिटी लीव में भी भयंकर रूप से बोर हो रही थी। लेकिन बेटी को जन्म देने के 6 महीने के बाद बहुत दुखी मन से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। बच्ची अंडरवेट पैदा हुई थी और चौथे ही रोज उसे निमोनिया हो गया था। मंजू की छातियों में दूध नहीं उतर रहा था। घर पर बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। बच्ची रात भर जागती थी और रोती रहती थी। अब इस माहौल में नितिन भी उसकी मदद ज्यादा नहीं कर पाता। मंजू की नींद कब से पूरी नहीं हो पाई थी। सास या नंदे अपने पति और गृहस्थी को छोड़कर कुछ रोज के लिए भी आने को तैयार नहीं थी। मामी पर मंजू को भरोसा ही नहीं था। प्रसव के 1.5 महीने बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों थी और 3 महीने बाद भी मंजू की अनुपस्थिति में दफ्तर के काम का हर्जा हो रहा था। और जहां ये लोग रहते थे, कोई ढंग की बाई भी नहीं मिल पा रही थी। नियम और कानून के बावजूद दफ्तर में पालना घर नहीं था और मंजू कुछ तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर बैठ जाना, सारी पढ़ाई लिखाई का एकदम फालतू हो जाना उसे गवारा नहीं था। लेकिन बच्ची को छोड़कर या लेकर दफ्तर भी नहीं जाया जा सकता था। हार कर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया।
तो जैसे नितिन को भी राहत मिली और फिर 6 महीने मंजू तरह तरह के झूठे सच्चे तर्कों से अच्छा ही किया कह कहकर खुद को दिलासा देती रही। नितिन का प्रमोशन हो गया। उसके दफ्तर में मंजू की जगह किसी और लड़की को रख लिया गया। यह मंजू को विचलित करने वाला था। वह तो वैसे ही इस उत्सुकता से भरी रहती थी कि दफ्तर में उसके पीछे क्या क्या हो रहा है, और अब उसके स्थान पर किसी लड़की की नियुक्ति। लेकिन लड़की ही क्यों? क्या किसी लड़के को नियुक्त नहीं किया जा सकता था? वह खोद खोद कर उस लड़की के बारे में नितिन से पूछताछ करने लगी। आखिर एक दिन नितिन उसे घर ही ले आया। नाम मालती, बड़ी खुशमिजाज। पर मंजू यही देखकर आश्वस्त जैसी हुई कि लड़की नाटी है, मोटी है, -4 का चश्मा लगाती है और हो सकता है दिमाग तेज हो, अन्यथा कहीं से भी मंजू से ज्यादा आकर्षक नहीं है। खुटक लेकिन बनी रही और बच्ची के बड़े होने के साथ साथ बढ़ती भी रही। लेकिन इससे पहले कि बच्ची प्रेप स्कूल जाना शुरू करे, मंजू नौकरी पर जाने की सोचे, वह दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। अब इसकी शिकायत तो वह भगवान से ही कर सकती थी कि उसने गर्भधारण और बच्चों को जन्म देने का काम औरतों को ही क्यों सौंपा है।